गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास हमारे क्लास 4th की है। क्लास 4th में हिंदी फर्स्ट, हिंदी व्याकरण एवं रचना से लेसन 2। कल हमने आपको लेसन 1 का सेकेंड टाइम का रिवीजन कराया और आज का हमारा सेकेंड टाइम का रिवीजन चलेगा लेसन 2 के लिए, वर्ण एवं मात्राएं। वर्ण क्या है? वर्ण वह सबसे छोटी ध्वनि मानी गई है जिसको हम अगर अलग करना चाहें, उसको तोड़ना चाहें, बांटना चाहें तो उसको हम अलग या अलग नहीं कर सकते हैं, उसको तोड़ नहीं हम सकते हैं। वो अपने आप में पूर्ण रूप से मानी जाएंगी, इसीलिए उसको सबसे छोटी ध्वनि कहा गया है और इसको हम अलग नहीं कर सकते और ना ही इसको हम टुकड़ों में बांट सकते हैं और इसे ही हम वर्ण कहते हैं। सबसे छोटी ध्वनि कहने का मतलब है जो भी हमारे गले से पहला उच्चारण हो, पहली आवाज आए, वही हमारा वर्ण है। जैसे अ, क, ग, ऐसे जो भी आवाज हमारे गले से आ रही है वही हमारा। ये क और ग जो है हमको थोड़ा जल्दी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लेट करेंगे तो वही चीज़ अभी आपको हमको समझाना भी है। जैसे अभी हमने आपको कहा कि अ अपने आप में पूर्ण होता है, अ को हम विभाजित नहीं कर सकते, ये हमारा स्वर है, स्वर का पहला वर्ण माना गया है। अब इसके बाद हमने कहा क, ख, ये जो हिचक करके जल्दी बोलना है हमको, क, ख, ग, इस तरह से जब हमारी आवाज आएगी तो ये हमारा वर्ण है, लेकिन इनको हमने जल्दी बोला है। अब इस चीज को हम आगे समझाते हैं कैसे। अभी हमने आपको समझाया कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा कि वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो अपने आप में पूर्ण माने गए हैं, वो अपने आप में पूरे होते हैं। इसलिए ये इनको जब हम उच्चारित करेंगे, इनको जब हम बोलेंगे तो उसमें हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। ऐसे ही वर्णों को हम स्वर कहते हैं, जो हमारा कुल 11 होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हमारे कुल मिलाकर के 11 होते हैं। ये जो 11 वर्ण है यही हमारा स्वर है। अब इसके बाद हमारा आता है व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें ही हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। इनको उच्चारित करने के लिए, इनको पूर्ण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी। स्वर में हमें कौन सा स्वर की आवश्यकता होती है? अ, यानी स्वर का जो पहला वर्ण है हमारा अ, वह हमारे सभी व्यंजन वर्णों में मिला हुआ होता है। इनको मिलाने से ही हमारा व्यंजन वर्ण पूरा होता है। अगर ये हमारे व्यंजन वर्णों में ये स्वर का पहला वर्ण अ जो है ये अगर नहीं मिलेगा, नहीं मिलता है अगर, तो उस दौरान वो वर्ण यानी व्यंजन का वो वर्ण जिसमें हमारा स्वर नहीं है वो हमारा आधा माना जाएगा। उसको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए या लिखने के लिए हम क्या करेंगे? या तो उसको आधा करके दिखाएंगे या पूर्ण रूप से अगर हम लिखते हैं तो उसके नीचे हमको हलंत लगाना पड़ता है। हलंत लगाने से ही वह व्यंजन वर्ण हमारा आधा मान लिया जाएगा। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या हमारी 33 होती है, यानी 33 जिसको कहते हैं। 33 व्यंजन वर्ण ये होते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अगला हमारा व्यंजन वर्ण, इसके बाद हमारा अगला आता है अयोगवाह। अयोगवाह क्या कहते हैं? किसे कहते हैं?
वे व्यंजन वर्ण ना तो हम उनको स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं। उनकी गणना ना तो हम स्वर में करेंगे और ना ही व्यंजन में करेंगे। ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। जब हम स्वर लिखना शुरू करते हैं तो उसमें जब हमारा 11 वर्ण स्वर का जब हो जाता है, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ अ, ये जब हमारा अ तक हमारा 11 जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद तो ये जो हमारे 11 वर्ण हो गए स्वर के, इसके बाद हमारा अंग अह, ये दो और हम उसके साथ बोलते हैं, उच्चारित करते हैं। लेकिन ये अंग और अह जो हमारा स्वर के साथ होते हैं, ये हमारा स्वर नहीं होता है, लेकिन इनको हम स्वरों के साथ पढ़ते जरूर हैं। अब हमारा आता है ये अंग अह जो है, ये अंग अह, ये हमारा अयोगवाह वाले 2 वर्ण हो गए। इसके साथ एक और आता है जो चंद्र बिंदु के रूप में आता है, ये भी हमारा अयोगवाह का 3रा वर्ण माना गया है। तो कुल मिलाकर के हमारा अयोगवाह के कितने वर्ण हो गए? 3, अंग, अह और चंद्र बिंदु। अब इसको हम अंग को अनुस्वार कहेंगे, अह को विसर्ग और चंद्र बिंदु को हम कहते हैं अनुनासिक। इसको हम आपको पहले भी समझा चुके हैं इस चीज को। बुक के द्वारा अगर आपको समझाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन कोशिश करते हैं आपको हम बुक में दिखा करके करने का। अब यहाँ से हम देखते हैं, पहला हमारा अंग दिया गया है। अंग ये अनुस्वार के रूप में हमारा आ रहा है। इधर में देखिए, अंग को अनुस्वार कहते हैं। अब इसका चिन्ह कैसे लगा है? पाई, जो हमारा वर्णों के ऊपर जो पाई लगता है वो पाई है, पाई के ऊपर एक बिंदु दिख रहा है, तो ये हमारा अंग की मात्रा में आ जाती है। इसी को हम अनुस्वार कहते हैं। ये बिंदु वाला जितने भी कहीं भी अगर किसी भी, जैसे इधर कंस, हंस ये दिया गया है, तो इस बिंदु को हम अनुस्वार कहते हैं। और इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। इधर हमारा दिया गया है ना, इस ध्वनि का उच्चारण नाक से होता है। जैसे अब यहाँ उच्चारित हम कर रहे हैं, कंस, हंस, संगीत, गंगा, पंख, ऐसे हमारा हो गया उच्चारित। अब इसके बाद से हमारा दूसरा आता है, इधर चंद्र बिंदु के रूप में हम जिसको बोलते हैं, इसको हम अनुनासिक कहते हैं। इसका चिन्ह देख रहे हैं आप कैसा लगा है? इधर वर्णों के ऊपर जो पाई लगता है, पाई के ऊपर ऐसे चंद्रमा के आकार का ऐसे बनाया जाता है और उसके ऊपर एक बिंदु लग जाती है, तो इसको ही हम चंद्र बिंदु कहते हैं, इस तरह से। और अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस ध्वनि का भी उच्चारण नाक और मुंह दोनों की सहायता से होता है। अभी तो हमने अनुस्वार का बताया कि इसका उच्चारण नाक से होता है, लेकिन चंद्र बिंदु का उच्चारण जो होता है हमारा मुंह और नाक दोनों से लिया जाता है, दोनों की सहायता से इसको हम उच्चारित करते हैं। जैसे आँख, सांप, 5, ऊंट, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे मतलब इसको उच्चारित करने के लिए इसको हम इस प्रकार से हम इसको उच्चारित करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अह। अह ये जो हमारा दिया गया है, इधर आप देख रहे हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह कैसे लगता है? जब भी हमारा कोई व्यंजन वर्ण लिखा जाएगा तो उसके बगल में इस तरह से ये 2 बिंदु लग जाते हैं। जब ये दो बिंदु लग जाते हैं तो इसी को हम विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। और इसको जब हम उच्चारित करते हैं तो ह के रूप में इसका उच्चारण होता है। इसका प्रयोग व्यंजन वर्ण के बाद में किया जाता है। अभी हमने आपको समझाया कि इसका उच्चारण ह की तरह से होता है। जैसे आपको हम दिखा दे रहे हैं, अगला है दुख, नमः, प्रातः, ऐसे इस तरह से इसका हम उच्चारण करते हैं। हालांकि दुख में
ह का उच्चारण उतना स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन बाकी सब में इसका उच्चारण ह के रूप में स्पष्ट रूप से होता है। जैसे इधर नमः लिखा है, ये नमः प्रातः, तो ऐसे इसका उच्चारण हम स्पष्ट रूप से करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजन वर्णों के योग से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बने शब्दों के कुछ यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में यहाँ दिया गया है। जैसे दो व्यंजनों का मेल, अभी हमने आपको कहा कि जब दो व्यंजनों का मेल होगा तो वो संयुक्त व्यंजन का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया क के नीचे आप देख रहे हैं इधर हलंत लगा है, तो हलंत लगने से अभी हमने आपको समझाया था कि जब कभी भी किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर हलंत लगता है तो वह व्यंजन वर्ण हमारा आधा माना जाता है। अब ये क हमारा आधा हो गया। अब इसमें हमने ये प्लस एडिशन का जो प्लस का चिन्ह लगा है, उसके बाद यहाँ पे षटकोण श है। अब क और षटकोण श को जो हमने मिलाया है, यहाँ दो व्यंजन ही हैं, इसमें से कोई भी स्वर नहीं होगा। कोई भी जो भी यहाँ पे मेल किया जाएगा वो व्यंजनों का किया जाएगा। यहाँ कहा गया है ना दो व्यंजनों का मेल, तो यहाँ व्यंजन वर्ण ही होंगे, इसमें कोई भी स्वर नहीं होगा। अब यहाँ पे जब हमने आधा क और श को मिलाया तो हमारा बन गया क्षत्रिय छ। क्षत्रिय छ। इस तरह से हमने दो व्यंजन वर्णों को मिलाया तो एक नया व्यंजन वर्ण हमारा बन गया। अब इसका उदाहरण हम आपको ये इधर दिखा रहे हैं, दिया गया है क्षत्रिय, पक्षी, श्रमा, कक्षा। और भी सारे शब्द हैं, आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। यहाँ आपको उदाहरण में यहाँ पे 4 दिया गया है, क्षत्रिय, पक्षी, क्षमा, कक्षा। ठीक उसी तरह से अगला यहाँ दो व्यंजन वर्ण आपको दिख रहा है, क और इया, सॉरी ज हलंत प्लस इया, ज हलंत प्लस इया। अब यहाँ ज हमारा आधा हो गया, इया है, दोनों को जो हमने मिला दिया यहाँ पे तो हमारा ये बन गया ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञानेश्वर, ऐसे कोई भी वर्ण हम बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसका आरंभ में ही उसका हम प्रयोग करें, ऐसा नहीं है। उसको हम शब्दों के बीच में भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये जरूरी नहीं है कि उसको हम पहले ही जोड़ेंगे ना, इसको हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उस शब्द में उसका प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है अगला, आप देखेंगे इधर लिखा है त प्लस र, तो हमारा क्या बन गया त्र। त हलंत था, इसमें आधा है त, और प्लस हमने र को जोड़ दिया तो हमारा बन गया त्र। त्र से हमारा त्रिभुज, त्रिकोण, त्रिनेत्र, त्रिशूल। इस तरह से हमारे यहाँ 4 उदाहरण दिया गया है। अब इसके बाद हमारा आता है आधा श है, बड़ा वाला जिसको हम श कहते हैं, उसमें हलंत लगा है, यानी श हमारा आधा हो गया, प्लस र। तो हमारा दो व्यंजन वर्ण यहाँ भी मिला है, दोनों को मिला के हमारा अगला वर्ण नया क्या बन रहा है श्र। इधर में हमारा लिखा है ना श्र। अब इस श्र से हमारा शब्द बन रहा है श्रम, श्रवण, परिश्रम, आश्रम। आपको अगर और भी शब्द पता है तो आप कोई भी इसमें उदाहरण में लिख सकते हैं, जान सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? अब यहाँ पे कहा गया है कि हिंदी भाषा में ड़ और ढ़ वर्णों का भी समावेश किया गया है, इन्हीं ही हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब आपको एक चीज और समझाना था कि जैसे जब हम अपना व्यंजन वर्ण लिखते हैं तो इधर में हमारे जस्ट बगल वाले पेज पे आप देखेंगे, अब हम इधर देख रहे हैं, ये हमारा ट वर्ण वाला जो इधर दिया गया है, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये तीसरे वर्ण में ट वर्ण का जो हमारा पंचम वर्ण का ये तीसरा वर्ग जो आता है, उसमें हम जब इसमें देखेंगे ट, ठ, ड, ढ, ण, ये हमारा 5 हो गया ना इधर।
अब इसमें आप देख रहे हैं तीसरा और चौथा वर्ण, इसको हम क्या पढ़ते हैं? ड। इसको क्या पढ़ते हैं? ढ। ड से डलिया, ढ से ढक्कन। यही तो हमने अब तक पढ़ा है वर्णमाला का। जब हमने शुरुआत में पढ़ाई की है तो ड से डलिया, ढ से ढक्कन, ऐसे तो पढ़ते आ रहे हैं। अब इसी को हम आगे दिखा रहे हैं आपको, इसके जस्ट बगल वाले पेज पे जो हमने अभी आपको उच्छिष्ट व्यंजन में दिखाया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है आपका ड़ और ढ़, यानी ड के नीचे हमारा जो बिंदु लग गया उससे हमारा इसमें उच्चारण में भी अंतर आ गया। उसको अगर बिंदु हट जाता है, अगर ये बिना बिंदु के हम इसको देखते हैं तो ये ड है, बिंदु लग गया यानी ड़। इसमें से अगर बिंदु हमने हटा दिया तो ढ, और बिंदु लग गया तो ढ़। तो इस तरह से इनका उच्चारण भी बदल गया। अब ये जो बिंदु वाले जो दो वर्ण हैं ड़ और ढ़, ये दोनों ही उच्छिष्ट व्यंजन कहे जाते हैं। जैसे इसको अगर हमने इसे अगर अड़ से अगर हमने शब्द बनाया तो कैसे? जैसे दौड़ना हो गया, ड़ आ रहा, पढ़ना, ढ़ आया इसमें, तो इस तरह से इनका शब्द बनता है, इनका उच्चारण अलग हो जाता है। ऐसे ही वर्णों को हम उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता है, बल्कि ये वर्ण शब्द के बीच में या अंत में आते हैं। कहने का मतलब, जैसे आपका इधर में दिया है श्र से, श्र इधर लिखा है ऊपर, ये श्र, श्र से श्रम, श्रवण। अब इसमें श्र का शुरुआत में ही, शुरू में ही, शब्द के शुरू में ही आ गया, इनका प्रयोग हमने शुरू में किया। इधर हम बीच में भी, इधर परिश्रम और आश्रम में ये बीच में इनका प्रयोग हो रहा है। वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ड़ और ढ़ का प्रयोग शब्द के बीच में होता है। जैसे इधर भी बीच में हमारा परिश्रम आश्रम है, श्र का प्रयोग बीच में कर दिया गया, इसी तरह से ड़ और ढ़ का प्रयोग बीच में होता है। इनसे हम किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं कर सकते। जैसे इधर हमने श्रम और श्रवण, त्रिकोण, त्रिभुज से हमारा शब्द का शुरुआत हुआ है, तो इस तरह से ड़ और ढ़ से इनकी शुरुआत नहीं होती है। इनका प्रयोग जहाँ भी होगा ये वर्ण के बीच में ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आता है हलंत। हलंत क्या होता है? व्यंजन वर्णों के नीचे लगाई जाने वाली तिरछी रेखा हलंत कहलाती है। जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत आदि। हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। अब यही चीज आपको हम शुरू में एक बार समझा चुके हैं कि व्यंजन वर्णों के नीचे जो तिरछी पाई लगती है, ये हम आपको जब क्लास में हमारा रिवीजन टाइम में और क्लास टाइम में हम आपको इसको बोर्ड पे समझाए थे कि इसको हम जब लगाते हैं तो ये हमारा बाएं से दाएं की तरफ से लगेगा। ये तिरछी पाई या तिरछी रेखा जिसको हम कहते हैं, वो बाएं से दाएं की तरफ में तिरछी रेखा हम नीचे के साइड में लगाते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे इसको हम लगाते हैं। तो ऐसे जब तिरछी रेखा लगती है इसको ही हम हलंत कहते हैं। इधर में हमारा दिया गया है ना, इधर दिखाया जा रहा है तिरछी रेखा बाएं से दाएं की तरफ। यहाँ ये देखिए क के नीचे, ख के नीचे, ग के नीचे इस तरह से लगाया गया है। तो ये हमारा लगने से कोई भी व्यंजन वर्ण के नीचे अगर हम इसको लगा देंगे तो ये हमारा व्यंजन वर्ण आधा हो जाएगा। इसको कभी हम स्वर के नीचे नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हलंत लगाने से व्यंजन वर्ण स्वर रहित हो जाता है। इसका मतलब उसमें से स्वर निकल गया और वह व्यंजन वर्ण आधा हो गया है। अब इसके बाद आता है र के विभिन्न रूप। पिछली कक्षा में आपने र में उ तथा री की मात्रा के बारे में बताया गया था। र को 3 अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पे आपको हम क्लास टाइम में भी बहुत समझाने की कोशिश किए हैं। जो बच्चे नहीं समझ पाएंगे आज, तो उस क्लास वाले वीडियो को जो रिवीजन टाइम में है या क्लास टाइम वाले में, आप उसको देखिएगा
उसमें हमने बहुत ही मतलब बारीकी से समझाने की कोशिश की थी आपको। उसको आप जब देखेंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे रेफ, यानी र के कितने रूप होते हैं? 2, रेफ और पदेन। लेकिन पदेन को 2 भागों में यहाँ विभाजित करके दिखाया गया है। 2 प्रकार के होते हैं पदेन र। रेफ र में जब रेफ रब का जो प्रयोग होता है वह वर्ण के ऊपर में किया जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, इसका प्रयोग ऊपर की तरफ होता है, अर्धगोलाकार में होता है। और इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो जिस व्यंजन वर्ण के ऊपर ये लगता है, जिस भी वर्ण के ऊपर ये लगेगा, उसका उच्चारण उस सब वर्ण के पहले उसका उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए य के ऊपर इधर लगा है, य के ऊपर ये र का प्रयोग हुआ है, लेकिन जब हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे, शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो इसमें स उ सु हो गया, और ये र हम य के पहले इसको हम उच्चारित करेंगे, यानी सु र य। अब यहाँ पर र हमारा आधा है, इसलिए इसमें इसका जो हम उच्चारण करेंगे तो ये इसको हम जल्दी से बोलने का प्रयत्न करेंगे। जैसे सूर्य, कार्य, वर्षा। दूसरा है पदेन। पदेन र में अब यहाँ पे इसका प्रयोग जो होता है ये हलंत की तरह ही होता है। अक्सर आप लोग इसी तरह से एग्जाम टाइम में गलत लिख जाते हैं। इसमें करना क्या होता है, ये जो पाई होता है इसी में आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं। ये हमारा देखिए पदेन र में आता है ये, और ये दाहिने से बाएं की क्रम में लगता है। और इसके पहले हमने अभी हलंत में आपको क्या समझाया था कि हलंत में जब हम इसको लगाते हैं तो हलंत में तिरछी रेखा जो लगती है वो बाएं से दाएं की, इधर आप देखेंगे बाएं से दाएं की क्रम में लगेगा। लेकिन जब हम पदेन र का प्रयोग करते हैं तो उसमें दाएं से बाएं की तरफ में इसका पाई खींचा जाता है। आप देख रहे हैं ना, इधर ऐसे ये तिरछा दाहिने से बाएं की तरफ में आएगा। तो इस तरह से जब इसका हम उच्चारण करते हैं तो ये सब में नहीं इसका प्रयोग होता है, ये केवल पाई वाले वर्णों में ही इसका प्रयोग किया जाता है। पाई वाले वर्ण जैसे क में आप देख रहे हैं ये बीच में एक लकीर खींची गई है, इसमें इस र का प्रयोग हुआ है। भ में भी आप ऐसे ही देखेंगे, प में भी देखेंगे, द में भी आप देख सकते हैं नीचे की तरफ पाई होता है। तो ऐसे ही पाई वाले जितने भी वर्ण होते हैं उसमें ही इनका प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी उच्चारण हम साथ में इसका उच्चारण होगा, जैसे क्र, क और र साथ में इसको हम उच्चारित कर रहे हैं। भ्र, प्र। अब इसके बाद तीसरा पदेन र में तीसरा हमारा आता है र, जो हमारा ट और ड में ही केवल इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग अन्य किसी भी वर्ण में नहीं होता है। ये जैसे आप देख रहे हैं दो तिरछी, एक बाएं की तरफ एक दाएं की तरफ ऐसे तिरछा लकीर खींच करके इसको ऊपर से जोड़ा गया है, नीचे ऐसे दूरी रहती है। इसको केवल ट और ड वाले वर्णों में ही केवल इसका प्रयोग होता है, अन्य किसी वर्ण में इसका प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हमारा आता है मात्रा। मात्रा में हम देखते हैं, अभी तक हमने आपको स्वर और व्यंजन जब समझाया तो उसमें हमने आपको समझाया था स्वर हमारे कुल 11 होते हैं। इन्हीं स्वरों के जो चिन्ह होते हैं, अब इस इन 11 स्वरों में अ, इधर आप देख रहे हैं अ से ही हमारा वर्ण का शुरुआत होता है, अ वर्ण से ही हमारा स्वर शुरू होता है, लेकिन अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये अ जो होता है ये सभी व्यंजन वर्णों में मिला हुआ होता है। इसके अलावा जो आ से लेकर के अ तक का जितना भी ये वर्ण होता है हमारा कुल कितना हो गया 10। इन 10 वर्णों के ही जो चिन्ह होंगे वही हमारा मात्रा कहलाता है। यानी कुल मात्राओं की संख्या हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। अब इन स्वरों को 2 प्रकार से हम लिखते हैं। जैसे कि इधर में हम देखेंगे पहला दिया गया है मूल रूप में,
ये अपने मूल रूप में है। यानी वर्णमाला में जब स्वर हम लिखते हैं वो अपने इसी रूप में, यानी अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो हमारा है ये अपने इन्हीं वर्णों के साथ इनसे हमारा शब्द बना है। अब इसके बाद दूसरा है किसी व्यंजन के साथ मिलाकर। जब हम व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करेंगे तो ये अपने मूल रूप में नहीं प्रयोग किए जाते हैं, बल्कि इनके चिन्हों को ही हम व्यंजन के साथ मिला करके इनको हम प्रयोग में लाते हैं। जब ये चिन्ह के रूप में हमारा ये स्वर आएगा तो इन्हीं चिन्हों को ही हम मात्रा कहते हैं। जैसे अब इधर आप देखेंगे स्वर लिखा है, स्वर के सामने हमारा अ से लेकर के अ तक के सारे वर्ण लिखे गए हैं, लेकिन उसके नीचे जब मात्रा लिखी गई है तो मात्रा के सामने आप देखेंगे अ की, अभी हमने आपको बताया कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद आ से लेकर के अ तक के चिन्हों को दिखाया गया है कि किस तरह से हम इसको मात्रा के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद व्यंजन के साथ इनका प्रयोग करके दिखाया गया है कि किस तरह से हम व्यंजन वर्णों के साथ स्वरों के चिन्हों का प्रयोग करके उनको मात्रा के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं। इसके बाद इनसे बनने वाले शब्द को करके दिखाया गया है, इनको अलग करके यानी विच्छेद करके इनको दिखाया गया है। अब यहाँ तक का हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। लास्ट में हमारा जो पाठ का विशेष दिया गया है उसको आप लोग देखेंगे। पहला है हिंदी भाषा में कुछ उर्दू वर्णों जैसे ज और फ तथा अंग्रेजी के आ को ही स्थान दिया गया है, जिसमें ज, अगर आप देखेंगे ध्यान से, इसमें ज और फ के नीचे एक बिंदु दिखाया गया है। जब ये बिंदु लग जाते हैं तो ये ज नहीं ज पढ़ा जाएगा और ये फ नहीं फ पढ़ा जाएगा। तो ये उर्दू के दो वर्ण बन जाएंगे। अगर बिंदु लगता है तो ये उर्दू के वर्ण हो गए, अगर बिंदु नहीं है तो हिंदी वर्णमाला के ज और फ माने जाएंगे। अब इधर देखेंगे अंग्रेजी का आ लिया गया है। आ लिख करके ऊपर अर्धचंद्र लगाया गया है। अर्धचंद्र लगने से इसका उच्चारण अ के रूप में होता है। फिर हम अगला आता है हमारा वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अभी जो चीज़ हम आपको वर्णमाला या वर्ण पढ़ाए हैं उसी का ये है कि ये वर्ण जो हम अभी बोल रहे हैं, वर्ण को अगर अक्षर भी बोलेंगे तो ये गलत नहीं होगा, यानी वर्ण का दूसरा नाम अक्षर भी होता है। तीसरा है किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर अ को मिलाते समय उस पर लगा हलंत चिन्ह यदि हम हटा देते हैं, जैसे आपको इधर दिखाया गया है कि क हलंत प्लस अ इक्वल टू क करके इधर दिखाया गया है, तो अगर ये हलंत हट जाता है जैसे इधर में है, तो हलंत लगने का अर्थ ये है कि उसमें वर्ण स्वर का पहला वर्ण अ मिला हुआ है। और अगर क के नीचे ये हलंत है तो इसका अर्थ ये है कि इसमें से हमने इस अ को हटा दिया है। अगर इसमें अ को हम जोड़ते हैं तो ये क हमारा पूरा ये व्यंजन वर्ण पूरा क पढ़ा जाएगा। यहाँ तक का हमारा आज का रिवीजन कंप्लीट हुआ। अब तक का हमारा रिवीजन यहाँ तक का हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ। आज का हमारा होमवर्क है अभ्यास द्वारा दिए गए प्रश्नों को लिखना तथा याद करना, यानी जो हमारा प्रश्नोत्तर परिभाषा जो उसमें दिया गया है वो आपको लिख करके याद करना है।